दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जीएस पिनाका और जीएस पिनाका पे आज हम लोग बात करेंगे संविधान के आधारभूत ढांचा यानी बेसिक स्ट्रक्चर पे। संविधान का आधारभूत ढांचा क्या है और इस शब्द की अवधारणा कब आई और संविधान में इसके बारे में चर्चा कब हुई, इन्हीं सारे मुद्दों पे आज हम बात करेंगे। तो देखिए, इससे क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर से क्या औचित्य है। तो देखिए, आधारभूत ढांचा यानी बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? आधारभूत ढांचा यानी बेसिक स्ट्रक्चर उन बुनियादी और आंतरिक मूल्यों को समाहित करता है जो भारतीय संविधान की आधारशिला क्या है? भारतीय संविधान की आधारशिला है, बिडरॉक है, का निर्माण करते हैं। अनुच्छेद 368 कितना? अनुच्छेद 368 के तहत संसद द्वारा आधारभूत ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता। यानी ये कौन कहा है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जिस पर संविधान की आधार यानी बुनियाद टिकी हुई है उसी को कहा जाता है आधारभूत ढांचा। और जिस तरह से हम संविधान के किसी भी अनुच्छेद में 368 अनुच्छेद के तहत संशोधन कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको 368 के तहत संविधान के आधारभूत ढांचे में संशोधन करने का अधिकार नहीं है। आधारभूत ढांचा की अवधारणा, आधारभूत ढांचा की अवधारणा न्यायपालिका द्वारा इस अवधारणा का विकास संविधान के तहत परिभाषित नहीं है। अब एक चीज देखिए, यह भी नहीं है कि आधारभूत ढांचा क्या है, इसको जो है संविधान के अंतर्गत परिभाषित कर दिया गया है। लेकिन जब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य कब यानी 1973 आया, तो इसी बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जो हैं यानी प्रियम्बल में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन संविधान की आधारभूत ढांचा से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस से पहले ये था कि प्रियम्बल जो था कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं माना जाता था। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं माना जाता था तो उस पर संविधान संशोधन लागू नहीं होगा। लेकिन केशवानंद भारती बाद में प्रियम्बल को संविधान का पार्ट मान लिया गया और कहा गया कि जिस तरह से आप 368 का प्रयोग करके संविधान के किसी अनुच्छेद में संशोधन करते हैं, उसी तरह से संविधान के प्रियम्बल में भी यूज कर सकते हैं 368 को। लेकिन इसी बाद में यह भी कहा गया कि आप प्रियम्बल में संशोधन कर सकते हैं, आप संविधान के किसी अनुच्छेद में पार्ट में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन आप संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते, अर्थात उसके बेसिक स्ट्रक्चर को जो है डाइल्यूट नहीं कर सकते। अब ये चीजें जो था ये तो बात कह दिया गया, लेकिन संविधान में कहीं पे भी बेसिक स्ट्रक्चर को जो है डिफाइन नहीं किया गया। ठीक, अब इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीजों को तो बेसिक स्ट्रक्चर बताया कि देखिए ये सारी चीजें बेसिक स्ट्रक्चर है जिसे हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन उसने कहा कि ऐसा नहीं है कि मैं सारे बेसिक स्ट्रक्चर को आपको आज ही बता दूं, मुझे जब जरूरत होगी और संविधान की जब मैं व्याख्या करूंगा और उस समय मुझे लगेगा कि यह पार्ट या यह शब्द बेसिक स्ट्रक्चर को जो है क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो मैं वहां फिर से बेसिक स्ट्रक्चर को परिभाषित करूंगा। तो ये चीजें आप समझ लीजिए। उच्चतम न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय द्वारा इस अवधारणा का विकास संविधान के तहत परिभाषित नहीं है। उच्चतम न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय द्वारा इसकी परिभाषा नहीं दी गई है। उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णय आधारभूत ढांचों के तत्वों का वर्णन करते हैं। तो एक चीज देखिए, ये जो है इसके अनेक ऐसे निर्णय है जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर को परिभाषित करने का प्रयास किया गया। अब देखिए इसके विकास कैसे हुआ, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, इन चीज को देखिए। कह रहा है कि जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य था उसमें मैंने कहा था कि इस पे चर्चा किया गया था। अब कह रहा है कि इस मामले में यानी बेसिक स्ट्रक्चर के मामले में यह देखा गया कि क्या अनुच्छेद 368 के तहत संसद संविधान संशोधन
के माध्यम से मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, या इस मामले में प्रथम संविधान संशोधन 1951 को चुनौती दी गई थी। प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से संपत्ति के अधिकार, उस समय वह क्या था, मूल अधिकार था, पर अंकुश लगाया गया था, और उस पे अंकुश लगाने के लिए ही शेड्यूल लाया गया था 9। ठीक, अब देखिए ये केस क्या थी, इस केस को थोड़ा सा समझिए। ये केस थी शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, और शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ केस आई थी 1991 में, और ये संपत्ति से संबंधित ही केस थी। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 68 के 368 के तहत संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। अनुच्छेद 13 में केवल सामान्य विधि या कानून शामिल है, न कि संविधान संशोधन। इसलिए एफआर को संशोधित करने वाले, यानी फंडामेंटल राइट को संशोधित करने वाले संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के तहत शून्य नहीं हो सकता। ठीक, ये बात हुई किसमें, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ में। अब दूसरी केस आई, कौन, दूसरी केस आई आपकी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। गोलकनाथ के मामले में क्या हुआ कि इस मामले में 17वें संविधान संशोधन को चुनौती दी गई थी, और 17वें संविधान संशोधन के द्वारा कुछ कानूनों को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। उच्चतम न्यायालय मूल अधिकार अपरिवर्तनीय है, वह अहस्तांतरणीय है, ये कहा कि मूल अधिकार में आप परिवर्तन नहीं कर सकते और इसको हस्तांतरित नहीं कर सकते, इसलिए संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकती। क्योंकि देख रहे हैं शंकरी प्रसाद में जो है उसको कुछ हद तक प्रतिबंधित करने का प्रयास किया गया। अब गोलकनाथ में कह रहा है उच्चतम न्यायालय कि भाई यह जो है अपरिवर्तनीय है और अहस्तांतरणीय है, इसलिए संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकती। और संविधान संशोधन भी अनुच्छेद 13 के तहत वर्णित विधि शब्द के अंतर्गत आता है, इसलिए मूल अधिकारों में संशोधन करने वाला संविधान संशोधन भी शून्य होगा। तो अब ये देखिए, यानी आपको अनुच्छेद 13 में कहा जा रहा है कि संविधान में मूल अधिकार में आप संशोधन नहीं कर सकते, तो ऐसे स्थिति में यदि 13 के तहत आप इसमें संशोधन करेंगे तो वह संशोधन ही शून्य हो जाएगा, तो फिर आप मूल अधिकार में संशोधन कर कैसे सकते हैं, ये कह दिया गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने। अर्थात इसमें भी माना गया कि आप जो हैं मौलिक अधिकार में कोई संशोधन नहीं कर सकते। अब गोलकनाथ मामले पर संसद में क्रिया प्रतिक्रिया हुई, और फिर 24वां संशोधन आया 1971 में, और इसे गोलकनाथ मामले के निर्णय को अप्रभावी करने हेतु लाया गया था। संसद किसी भी मूल अधिकार में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन कर सकती है, और यह अनुच्छेद 13 के अंतर्गत नहीं आएगा। तो अब देखिए, अब इसमें क्या हुआ कि एक कानून लाया गया, और इसमें कहा गया कि 24वें संशोधन के द्वारा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया था गोलकनाथ में कि आप मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकते, तो इसके कारण जो फिर दिक्कत आने लगी। अब 24वें संशोधन के तहत सरकार ने कहा कि संविधान में संसद को यह अधिकार होगा कि वह 368 के तहत संविधान के मूल अधिकारों में भी परिवर्तन कर सकती है, लेकिन वह अनुच्छेद 13 के अंतर्गत नहीं आएगा। और जब 13 के अंतर्गत नहीं आएगा तो मौलिक अधिकार में आप संशोधन करने के लिए क्या हो गए, एलिजिबल हो गए। अब देखिए, अब यह मामला फिर जो है, अब इस मामले को चुनौती दिया गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में जो है अब इस समय फुल बेंच बैठी, जजों की जो फुल बेंच बैठी वो जो है बैठी, और 7-6 से जो है इसमें निर्णय दिया गया। इस मामले में केशवानंद भारती मामले में संसद ने गोलकनाथ मामले के निर्णय को उलट दिया, जैसे जो अपना निर्णय दिया था वो निर्णय उलट दिया, और जो संसद जो है 24वां संविधान संशोधन की थी उसको वैध मान लिया। यानी वैध मानने से सेंस क्या कि अब वो कह रहा है कि संसद को अधिकार है कि वो मौलिक अधिकार में भी संशोधन कर सकती है। उच्चतम न्यायालय द्वारा आधारभूत ढांचा की अवधारणा प्रतिपादित किया गया, लेकिन इसमें एक नया शब्द जो है उच्चतम न्यायालय ने जोड़ दिया, वो क्या है,
आधारभूत ढांचा यानी बेसिक स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे कहा क्या है कि आप जो हैं मूल अधिकार में भी संशोधन कर सकते हैं, आप यानी संसद, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है ताकि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर पर कोई आघात न पहुंचे। अब देखिए यही से बेसिक स्ट्रक्चर शब्द आता है, तो आपसे पूछा जाएगा कि बेसिक स्ट्रक्चर शब्द पहली बार यूज कब किया गया, तो ये किया जा रहा है 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। संसद भारतीय संविधान में कोई भी संशोधन कर सकती है, किंतु ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जिससे कि संविधान का आधारभूत ढांचा ही क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। क्लियर। अब देखिए अब आता है 39वां संविधान संशोधन, और इसके द्वारा प्रधानमंत्री एवं लोकसभा के सभापति के चुनाव को सभी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से बाहर रखने का प्रावधान किया गया। ठीक। अगला मामला आता है इंदिरा गांधी मामला 1975, जब इमरजेंसी लगी, उच्चतम न्यायालय 39वें संविधान संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर दिया। क्या घोषित कर दिया गया, देखिए 39वें में क्या है कि इसमें लाया गया कि प्रधानमंत्री एवं लोकसभा के सभापति के चुनाव को किसी न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा जाएगा, है। लेकिन अब इसमें इसी का लाभ उठा करके क्या हुआ कि गलत तरीके से चुनाव जीती थी इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी के चुनाव को चुनौती दे दिया किसने, यानी जो जय नारायण, और इन्होंने जब ये क्या करते हैं कि हाईकोर्ट में चुनौती दिए, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है इनके चुनाव को रद्द घोषित कर दिया। एक तरफ 39वें संविधान संशोधन में कह रहे हैं कि इनके चुनाव को चुनौती नहीं दिया जा सकता, और दूसरे तरफ जैसे ही हाई कोर्ट ने इनके चुनाव को जो है इलीगल घोषित कर दिया, अब 1975 में इंदिरा गांधी जो है इसे झला करके क्या लागू कर दी, इमरजेंसी यानी आपातकाल लागू कर दी। और जब आपातकाल लागू कर दी तो फिर यह मामला पहुंचा कहां पे, उच्चतम न्यायालय में इंदिरा गांधी के चुनाव से संबंधित, और उस समय 39वें संविधान संशोधन को ही उच्चतम न्यायालय ने क्या कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया। अब देखिए जब संविधान संशोधन ही असंवैधानिक घोषित हो गया, तो ऐसे स्थिति में जो इनका चुनाव है उसकी समीक्षा अब होगी, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायिक समीक्षा संविधान का आधारभूत ढांचा है। यानी अब देखिए यहां पर क्या कहा था, वहां पे 73 में कहा था कि आप जो है संविधान में तो संशोधन कर सकते हैं, लेकिन इसके बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन नहीं कर सकते। तो बेसिक स्ट्रक्चर इसमें इसने डिफाइन कर दिया कि हमारा काम है संविधान की न्यायिक समीक्षा करना, और आप कानून बनाए हैं तो उसका हम समीक्षा करेंगे, और ये संविधान का आधारभूत ढांचा है। क्लियर। यह संविधान संशोधन केशवानंद भारती अब आया 1976 में 42वां संविधान संशोधन। अब क्या आता है, 42वां संविधान संशोधन, और यह संविधान संशोधन केशवानंद भारती मामले के निर्णय को अप्रभावी करने हेतु लाया गया था। क्या लाया गया, इसके द्वारा अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया। संसद की संविधान संशोधन की शक्ति असीमित है, और इसके द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी ये जो है न्यायिक समीक्षा को कुंद करने के लिए ये लाया गया। अगला मामला आ रहा है आपका है 1980 में मिनर्वा मिल मामला आया, और मिनर्वा मिल मामला में संसद आधारभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। न्यायिक समीक्षा संविधान का आधारभूत ढांचा है। अब देखिए फिर ये कह रहे हैं कि संसद को असीमित शक्ति है, वो किसी भी क्षेत्र में जो है संशोधन कर सकती, और न्यायालय जो है इसकी समीक्षा नहीं कर सकता। लेकिन फिर मिनर्वा मिल में यही हुआ कि मिनर्वा मिल केस में ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, संसद जो है संविधान में तो संशोधन कर सकती है, लेकिन आधारभूत ढांचे में नहीं, और न्यायिक समीक्षा संविधान का आधारभूत ढांचा है, इसलिए आप हमें न्यायिक समीक्षा से अलग नहीं कर सकते। अगला मामला आता है बमन राव मामला, और ये बमन राव मामला आया 1980 में, और 1981 में बमन राव जब मामला आया तो इसमें कहा गया कि आधारभूत ढांचे की अवधारणा 24 अप्रैल 1973 यानी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद किए गए संविधान संशोधनों पर भी लागू होता है। ठीक है ना, यानी जो आप जो हैं
76 में 42वां संविधान संशोधन लाए हैं, उस पर भी ये लागू होता है। IR सेलो या कोहिलियो मामला जब आया 1907 में, तो 1907 में 9वीं अनुसूची में शामिल की गई विधियों की भी न्यायिक समीक्षा आधार पर की जा सकती है। यानी अब देखिए, इससे पहले क्या था कि हम 9वीं अनुसूची में ये लोग कानून को डाल करके बच जाते थे कि 9वीं अनुसूची में जब डाल देंगे तो उस कानून की न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। लेकिन IR सेलो या कोहिलियो मामला जब 1907 में आया, तो इस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 9वीं अनुसूची भी क्या है, न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है। यानी इसकी भी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। जो हर कानून को आप न्याय के डर से बचने के लिए आप कहाँ लेकर के डाल देते हो, 9वीं अनुसूची में, तो अब उसमें भी आपको छूट नहीं दी जाएगी। अब देखिए, कुछ आधारभूत ढांचे को सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि परिभाषित किया, कुछ को बताया। अब इसमें कहा कि संविधान की सर्वोच्चता, ये क्या है, आधारभूत ढांचा है, आप इसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो संविधान की सर्वोच्चता में क्या है, हमारी संप्रभुता, संप्रभुता से कोई खिलवाड़ आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है, हमारी आधारभूत ढांचा है। हमारे लोकतंत्र के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते। जैसे कल का मन आया कि चलिए हम संविधान हटा दें, राजतंत्र ला दें, तो ये जो है आधारभूत ढांचा है, इसमें जो इंटरवीन करेगा कौन, सुप्रीम कोर्ट, और इसको करने से आपको रोकेगा। पंथ निरपेक्षता, इसको आप समाप्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे आधारभूत ढांचा का क्या है, अंग है। शक्ति पृथकीकरण का सिद्धांत, यानी जैसे कि मान लीजिए कल का डेट आया, आप जो है क्या कर दिए कि सारी कार्यपालिका, न्यायपालिका, सभी शक्ति अपने पास रख लिए, तो ये नहीं होगा। यानी शक्तियों का पृथककरण किया जाएगा, और यह जो है हमारे क्या है, आधारभूत ढांचा है। संघीय व्यवस्था, जो हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था है, यानी संघ को अलग शक्ति, राज्य को अलग शक्ति दी गई है, यह भी हमारा आधारभूत ढांचा है, इसको आप खत्म नहीं कर सकते। एकता और अखंडता, ठीक है, आप ऐसा नहीं है कि कोई देश राज्य अलग लेकर के भागेंगे, ये हमारे आधारभूत ढांचा है, इसको आप समाप्त नहीं कर सकते। कल्याणकारी राज्य, अब कल्याणकारी राज्य है, यानी लोगों के लिए योजना बनाना है, आपका ये कर्तव्य है, यदि नहीं करेंगे तो ये जो है न्याय आधारभूत ढांचे का उल्लंघन है, और सुप्रीम कोर्ट जो है आपको इसका क्या कर सकता है, खामियाजा भुगतने के लिए आपको तैयार कर सकता है। न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा आधारभूत ढांचा है। कोई भी कानून बनाएंगे, सुप्रीम कोर्ट उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकता है, आप उससे उसको रोक नहीं सकते। व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं गरिमा, यह भी आधारभूत ढांचे का अंग है। यानी किसी भी व्यक्ति की गरिमा, व्यक्तिगत गरिमा और स्वतंत्रता को आप समाप्त नहीं कर सकते। संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली को आप समाप्त नहीं कर सकते, आधारभूत ढांचा है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता से आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। विधि का शासन, समानता, राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बीच संतुलन, स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव, न्याय के लिए प्रभावकारी पहुंच, न्याय का प्राकृतिक सिद्धांत, संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालय की शक्ति, संविधान संशोधन करने की संसद की सीमित शक्ति, सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32, 136, 141, 142 के तहत ये शक्तियां क्या है, प्राप्त है, ठीक है ना, उसे जो है आप समाप्त नहीं कर सकते। अब देखिए 99वां संविधान संशोधन, इस संविधान संशोधन के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग लाया गया। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने इसे न्यायपालिका के स्वतंत्रता के नाम पर क्या कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया। ठीक, तो ये सारी चीजें जो है क्या रखी गई कि संविधान के आधारभूत ढांचे को परिभाषित की। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आधारभूत ढांचा क्या है और आधारभूत ढांचा को किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषित किया। इसके लिए जो है संविधान में कोई व्यवस्था नहीं की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसको परिभाषित किया है कि कौन कौन से शब्द जो है क्या है, कि हमारे बेसिक स्ट्रक्चर है। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम समय समय पर जब जरूरत पड़ेगी तो हम बेसिक स्ट्रक्चर की व्याख्या
करते रहेंगे। यानी ऐसा नहीं है कि केवल इतने ही हमारे बेसिक स्ट्रक्चर है। जब हमें ज़रूरत पड़ेगी, जैसे मान लीजिए कि जब ये व्याख्या की जा रही थी उस समय हमारे पास मोबाइल नहीं था, 5G 4G नहीं था और कोई साइबर अपराध इस तरह का नहीं था। लेकिन आज जो है इस तरह का साइबर अपराध हो रहा है, मोबाइल आ गया, नेट आ गया, तो अब यदि इससे रिलेटेड कोई मुकदमा आएगा तो सुप्रीम कोर्ट को अलग तरीके से व्याख्या करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें जब जब जरूरत पड़ेगी हम बेसिक स्ट्रक्चर आपको बताएंगे। ठीक, तो आशा है ये बेसिक स्ट्रक्चर का जो लेक्चर था आप लोगों को अच्छा लगा हो। यदि इसी तरह से लेक्चर आप लोग चाहते हैं कि मैं सारे पॉइंट्स पे आप लोगों को जानकारी दूं, साथ में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव विषयों को डिटेल में मैं बताने का प्रयास करूं, तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। और वीडियो को लाइक करिए जिससे मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे कि आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी और कंक्रीट जानकारी मैं लेकर के आता रहूं। मिलते हैं इसी तरह की एक नई जानकारी के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।